Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so you all well are fine. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में ओके लिख दें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Today we are going to start our lecture number 24. आज हम लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। कौन सी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम पोइम द रेन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे बल्कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर सीखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि होता इस तरह से है कि जो पोइट्री है या पोइम्स हैं वो आपसे बहुत डीप स्टडी मांगती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज में से, और आप देखिएगा कि एक्सरसाइज में आपके चंद एक क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ तक आपने अपने आप को महदूद नहीं रखना, बल्कि आप आज के लेक्चर में जो इसके एडिशनल क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपने उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको भी आपने लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे प्लस हम सिनोनिम्स देखेंगे। आज की जो हमारी पोइम थी द रेन, उसके सिनोनिम्स को भी पढ़ेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मैं आप लोगों को शॉर्टली बता देती हूँ कि कल के लेक्चर में हमने पोइम द रेन पढ़ी थी, रिटन बाय W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस उसने लिखी थी। और पोइम जो कि द रेन टाइटल के साथ हमने पढ़ी, उसमें दो चीज़ें हम देखते हैं। एक तो उसमें ये होता है कि सीनरी ऑफ रेन बताई जाती है हमें कि बारिश हो रही है और बारिश का पानी खास तौर पे पत्तों पे पड़ रहा है, और जब पत्तों पे पड़ रहा है तो उसमें भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अपर लीव्स पे पानी कैसे पड़ता है, पानी के कतरे, और लोअर लीव्स पे जो रेनफॉल है वो किस तरह से होती है। तो हमने दूसरे जो स्टैंजा था हमारा पोइम का, उसमें हमने ये चीज़ सीखी कि किस तरह से आफ्टर रेन सीनरी हमें पोइट हमारा बताता है कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद का मंजर क्या होता है। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि सूरज निकल आता है, हर चीज़ को रोशन कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आप कह लें कि सरफेस मीनिंग थे, या ये वो चीज़ें थी जो हमने स्टैंजास को पढ़ के सीखा। अब उसके अंदर डीपर मीनिंग्स भी थे, और वो क्या थे कि जैसे फ़र्क होता है कि अपर लीव्स ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लोअर लीव्स कम पानी लेते हैं। इसी तरह से हमारे माशरे के अंदर जो अमीर तबका है वो आसाइशों और आराम के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, जबकि जो गरीब हैं उनको अलार्म्स और उनको खैरात वगैरह भी थोड़ी थोड़ी करके दी जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर जो है वो करते हैं। ये चीज़ें हमने सीखी, और साथ ही हमारा पोइट हमें एक होप देता है। जिस तरह वो हमें बताता है कि बारिश के बाद सूरज निकलता है और हर तरफ जो है ब्राइटनेस हो जाती है, इसी तरह नेचर अपना वर्क, अपनी हर चीज़, हर नेमत जो है वो इक्वली सब लोगों को देती है, और उससे आपने यूटिलाइज उसको किस तरह से करना है, फ़ायदा किस तरह से लेना है, ये आप पे हम सब पे डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु हैज़ रिटन द पोइम द रेन। ये क्वेश्चन आपका दोनों तरह से तैयार हो जाएगा, एक तो क्वेश्चन की फॉर्म में, और प्लस जब अगर आपको इस पोइम में से स्टेंजा आता है आपके पेपर में तो उसमें भी आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। आपने बताना है कि ये स्टेंजा किस पोइम से है और इस पोइम का पोइट कौन सा है। तो क्वेश्चन है हमारा ये कि हु हैज़ रिटन द पोइम द रेन। द रेन पोइम किसने लिखी है? W.H. डेविस हैज रिटन द पोइम द रेन। सो विलियम हेनरी डेविस हैज रिटन द पोइम द रेन। W.H. डेविस जो है वो उसने पोइम लिखी है द रेन। जी बेटा, आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है?
Question number second is, what does the poet of the poem The Rain hear? अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी प्लीज के जो पोइट है द रेन का, वो क्या सुनता है, किस किस्म की आवाज उसको आती है? कोई बेल्स हैं वो सुन रहा है, या कोई हॉर्न्स हैं गाड़ियों के वो सुनता है? क्या चीज सुनता है वो? स्वीट नॉइस। द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स। एक्सीलेंट। भी जो हमारा शायर है W.H. डेविस, वो बारिश के कतरों की पत्तों पे पड़ने की आवाज जो है वो सुनता है। He hears the rain falling on leaves. The leaves seem to be drinking the rain water. हमारा जो पोइट है W.H. डेविस, वो पत्तों पे बारिश के कतरों के गिरने की आवाज सुनता है और उसे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पत्ते हैं ये बारिश का पानी पी रही हैं। अब स्टूडेंट्स, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि लीव्स आर ड्रिंकिंग द रेन वाटर, यहाँ पर सॉरी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है? यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं? लीव्स ड्रिंकिंग द रेन वाटर। 4 फिगर्स ऑफ स्पीच कल के लेक्चर में हमने स्टडी किए थे। Yes, here we observe the use of personification. यहाँ पर हम personification का इस्तेमाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, यहाँ नंबरिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज मेंट बाय रिच लीव्स? रिच लीव्स से क्या मुराद है पोइट की? द रिच लीव्स मीन द थिकली ग्रोइंग लीव्स। सरफेसली या अपर जो उसका पोइट का मीनिंग है, मतलब ये है कि जो रिच लीव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग, वो थिक पत्ते हैं जो बड़ी मजबूती से दरख्तों के ऊपर वाले हिस्से पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज मेंट बाय द पुअर इन द पोइम द रेन? हमारी जो पोइम है द रेन, इसमें द पुअर से क्या मुराद है? तो इसमें द पुअर से मुराद उसकी थिन लीव्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रांगली ग्रो नहीं कर पाते, लोअर लीव्स गुड, और साथ साथ अगर हम डीपर मीनिंग देखें तो द पुअर से मुराद हमारे माशरे का गरीब तबका भी है। क्वेश्चंस आर इन द लेक्चर। आप लेक्चर पे जो है वो फोकस कीजिए। द टॉप लीव्स आर ग्रोइंग इन प्लेंटी, दे आर थिक। The lower leaves are growing thin, they are less in number. Therefore, they are poor. The lower poor leaves are set in contrast with the top rich leaves. Again, वही बात कि जो टॉप लीव्स हैं वो बड़ी प्लेंटी में ज़्यादा मिकदार में उग रहे हैं और वो ठीक हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, जबकि जो लोअर लीव्स हैं वो ग्रोइंग थिन, वो बड़ी कम तादाद में या बड़े दुबले पतले जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और द रीज़न इज़ कि उन तक जो है वो पानी सही तरह से नहीं पहुंच रहा। लिहाजा जब उनकी ग्रोथ कम है तो दे आर लेस इन नंबर, वो तादाद में भी कम होंगे, इसीलिए दे आर पुअर। देखिए ना, पुअर को कम की सेंस में भी हम समझ रहे हैं। द लोअर पुअर लीव्स आर सेट इन कंट्रास्ट विद द टॉप रिच लीव्स। मुवाजना हो गया हमारा, एक कंट्रास्ट तजाद आ गया, ऊपर टॉप पे रिच लीव्स हैं और नीचे लोअर पुअर लीव्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन द पुअर लीव्स? यस, आपने ये एडिशनल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन द पुअर लीव्स? किस तरह से पानी जो है वो लोअर पुअर लीव्स तक पहुंचता है? इट रेन्स हैविली ऑन द टॉप थिक लीव्स, ऊपर वाले पत्तों पे तो बड़ा जोर से पानी गिरता है बारिश का। द टॉप रिच लीव्स
pass on the rain water drop after drop onto the water. क्या करते हैं, जो टॉप रिच लीव्स हैं वो कतरा कतरा करके यस ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप को लोअर लीव्स तक पहुंचाते हैं. इट लुक्स एज द रिच पीपल आर गिविंग आल्स टू द पुअर क्वीन आफ्टर क्वीन. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे माशरे के अंदर अमीर लोग गरीबों को खैरात भी सिक्का सिक्का करके जो है वो देते हैं. अगेन आप इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं. सरफेस पे वो हमें बता रहा है कि थिक लीव्स किस तरह से ग्रो करते हैं क्योंकि उन तक बारिश का पानी आसानी से पहुंच सकता है, जबकि जो लोअर लीव्स हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं, उन तक बारिश का पानी बहुत कम मिकदार में पहुंचता है और ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा कतरा करके उन पर गिरता है. अगर इसको हम डीपर मीनिंग इसका अंडरस्टैंड करें तो हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी डिवाइड है, उसके अंदर डिवीजन है किस तरह से. एक तरफ रिच पीपल है और एक तरफ पुअर पीपल है. अब जो रिच पीपल हैं वो अगर हेरात या मदद करते भी हैं गरीबों की तो वो बहुत थोड़ी मिकदार में या उनको सिक्का सिक्का करके. तो ये राइटर जो है, जो कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि ये मेनली लिखता है नेचर पे और हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीपल. अपर लेवल पे आप देख सकते हैं उसने नेचर को बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अट्रैक्टिवली उसने एक्सप्लेन किया है. और अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करें तो वो हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीपल भी हमें बताता है कि किस तरह से वो महरूमी का शिकार होते हैं और उनको ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो उनका एक्सप्लॉइट किया जाता है. और ये जो है ये शो ऑफ करना ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से जो पुअर पीपल हैं, आप कह लें कि लोग जो हैं वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं. फिर जो उनके अंदर एबिलिटीज़ होती भी हैं बाय नेचर वो उन पे भी डाउट करते हैं और उनका भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाते. तो इस तरह से आपका मुआशरा जो है वो डिवाइड हो जाता है और यही डिवीजन आपको एक नेशन लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे नुकसान जो हैं वो हमें पहुंचा सकती है. And here is the question number 6. What is the effect of rain on the poor leaves? अब ये तो हमें पता चल गया पुअर लीव्स तक बारिश का पानी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जिस अंदाज से बारिश का पानी पुअर लीव्स तक लोअर लीव्स तक पहुंचता है उसका कोई इफेक्ट भी हो, उसका कोई असर भी हो. ठीक है, तो वो इफेक्ट क्या है? रेन डज नॉट फॉल डायरेक्ट ऑन द पुअर लीव्स. ऑफ कोर्स हम इस बात को समझते हैं कि रेन जो है वो डायरेक्टली नहीं पहुंचती लोअर लीव्स तक, बल्कि वो इनडायरेक्टली गो थ्रू द वे ऑफ टॉप रिच लीव्स वो लोअर लीव्स तक पहुंचती है. इट फॉल्स हैवीली ऑन द टॉप थिक लीव्स. वी नो द टॉप रिच लीव्स pass on the rain water drop after drop onto the lower thin leaves. यहाँ तक क्लियर हो गया हमें. However, ताहम these poor leaves also enjoy the lovely effect of rain. बिल्कुल, ताहम जिस भी तरह से वो पानी उन तक पहुंचता है, लोअर लीव्स भी चूँकि है तो बारिश का पानी और उन तक पहुंच रहा है, वो किसी हद तक उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. ठीक है, इसी तरह से गरीब भी किसी हद तक अपनी ज़िंदगी के अंदर नेचर जो कुछ उन्हें अता करती है वो रखते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. Yes, they enjoy the effect of rain indirectly, not directly. So students, question number 7 is, how does the poet feel when he hears the rain falling on the leaves? अब हमारा पोइट क्या फील करता है जब वो सुनता है कि रेन फॉलिंग जो है वो पत्तों पे हो रही है, आइदर वो लोअर लीव्स पे है और टॉप लीव्स पे है. He says that the raindrops falling on the leaves create sweet music. उसके मुताबिक बारिश के कतरों की जो उनका गिरना है वो एक खूबसूरत आवाज़ पैदा करता है. The poet feels happy to hear this sweet music of rain. और हमारा जो शायर है वो बहुत खुश होता है इस म्यूज़िक को, इस आवाज़ को सुन के. अब लेट्स सपोज कि बारिश होती है तो क्या मैं और आप बैठ के इतना बारीकी से
देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं कि ये बारिश के कतरों की किसी चीज़ पे गिरने की आवाज़, और ख़ास तौर पे बारिश के कतरों की दरख्तों के पत्तों पे गिरने की आवाज़, तो मेरे ख्याल में हम जो है इसको इतना डीपली नहीं जाके ऑब्ज़र्व कर सकते, लेकिन हमारे पोइट ने किया है। और ये चीज़ हमें क्या बताती है, उसका कनेक्शन विद द नेचर। ही हैज़ डीप लव विद द फॉर द नेचर। उसका बहुत गहरा जो प्यार है नेचर के लिए, वो हमें उसकी पोइट्री के अंदर जाहिर होता है। देखिए ना, जिस चीज़ में हमारा इंक्लिनेशन, हमारा रुझान ज़्यादा होगा, हम उस चीज़ को उतना ही बारीक बीनी के साथ ऑब्जर्व करेंगे, और हम उस चीज़ के इतने ही आप कह लें कि जो लिटिल एस्पेक्ट्स हैं उनके मुतालिक भी जानेंगे। तो ऑटोमेटिकली हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पोइट है उसका इंटरेस्ट नेचर के अंदर है, और उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उसने बारिश के कतरों की पत्तों पे गिरने तक की आवाज़ को फील किया है। और ना सिर्फ फील किया है, बल्कि ये चीज़ उसको डिलाइट देती है, हैप्पीनेस देती है। हाउ डज द सन राइज आफ्टर रेन? बारिश के बाद सूरज की क्या कंडीशन होती है, किस तरह से वो दिखाई देता है? आफ्टर द रेन द सन शाइन्स ब्राइट। बारिश के बाद सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमकता है। इट स्प्रेड्स लवली वंड्रस लाइट। ये बहुत खूबसूरत शानदार रोशनी जो है वो बिखेरता है। इट मेक्स एवरी डार्क थिंग ब्राइट विद इट्स लाइट। और हर तरीक चीज़ को ये रोशन कर देता है। सूरज जो है, जो सन है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो सन है, ठीक है। और एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ, ज़मीन पे अगर हीट का, हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया अगर हम देखें तो वो सूरज है। मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। हम अपने काम जो है वो सूरज की रोशनी मौजूद हो तो हम अपने तमाम तर काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ पे सूरज के हमने ये देखे कि ये इसके ये फ़ायदे हैं एक नेचुरल ऑब्जेक्ट होने के नाते, साथ ही अगर हम ये देखें तो ये सिंबॉलिकली भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। सूरज एक, आप कहें कि एक रे ऑफ होप है हम सब लोगों के लिए। और अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट चाहते हैं तो हमें सूरज की तरह चलना पड़ेगा। सूरज की तरह चलने से मुराद ये है कि आप देखते हैं कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जहां हम अपने काम के लिए उठें और सूरज ना हो, बल्कि सूरज हमसे पहले जो है वो प्रेजेंट होता है, और फिर हम जो है वो अपने काम शुरू करते हैं। तो अगर हम अचीवमेंट चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक होप रहे, एक उम्मीद रहे, तो हमें इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, इन फिनोमिनास पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक? सिंबॉलिक इलामती मानी को कहते हैं, ठीक है। एक होता है लिटरल एग्जैक्ट मीनिंग किसी वर्ड का, और एक हम उसका सिंबॉलिक मीनिंग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि सूरज जब बारिश के बाद नमूदार हो तो इसकी रोशनी जो है हर चीज़ तक पड़ती है, और जो भी तरीक या डार्क चीज़ें मौजूद हैं कायनात के अंदर, उन तक भी सूरज की रोशनी जो है वो पहुंच सकती है। लिहाजा ये चीज़ हमें एक मैसेज ऑफ होप भी देती है। देन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सीनरी आप बताइए आफ्टर द रेन। बारिश के बाद जो है वो सीनरी किस तरह से दिखाई देती है? हाउ डज सीनरी लुक आफ्टर रेन? आप सभी बताइए कि बारिश जब हो जाती है तो उसके बाद सीनरी या मंजर कैसा दिखाई देता है? एवरीथिंग इज वॉश्ड, हर चीज़ साफ हो जाती है, धुल जाती है, क्लीन हो जाती है, ठीक है। एवरीथिंग इज ब्राइट, वेरी डिलाइट, गुड। द एटमॉस्फेयर इज वॉश्ड, तमाम तर जो हमारा माहौल है, एटमॉस्फेयर, वो हमें धुला हुआ दिखाई देता है आफ्टर रेन, बारिश के बाद। व्हेन द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स,
जब सूरज जो है वो बादलों में से निकलता है, इट शाइन्स ब्राइट, तो ये चमकता है। एवरी डार्क थिंग बिकम्स ब्राइट इन द लवली सनशाइन। हर तारीक चीज़ भी सूरज की रोशनी में चमक जाती है। द पोइट फील्स हैप्पी टू सी दिस लवली साइट। अगेन अगेन जो पोइट का नेचर की तरफ इंक्लिनेशन है वो जाहिर होता है कि पोइट जो है वो बहुत खुशी महसूस करता है इस लवली साइट को, इस प्यारे नज़ारे को देख के। देन हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट होप टू हैव अ लवली साइट आफ्टर इट। अब ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाला सवाल है, इसमें हम उसकी होप को भी देखेंगे कि पोइट को उम्मीद क्यों है कि बारिश के बाद जो है वो सूरज निकलेगा और एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। After rain, the atmosphere is washed. When the sun comes out of the clouds, it shines bright. Every dark thing becomes bright in the lovely sunshine. The poet hopes to have a lovely sight after rain. और ये उसकी होप होती है, और इसको रिपीट करने का मकसद ये है कि यह आपकी पोइट का जो होप है वो हमें बता सके। How a rainy day be enjoyed. किस तरह से आप एक बारिश वाला दिन जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वी शुड enjoy the falling rain. The sun shines bright after the rain. The whole atmosphere is washed. Here is the mistake. is की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, IS is. We can enjoy all this on a rainy day, और ये हम एक रेनी डे पे ये सारी चीज़ें जो है इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप सब एक टास्क कीजिए कि इन अ सिंगल सेंटेंस आप इस पोइम का सेंट्रल आइडिया बताइए, एक सेंटेंस में। जी स्टूडेंट्स, आप सब एक अटेम्प्ट कीजिए कि एक सेंटेंस लिखिए, एक से दो सेंटेंसेस, जिसमें आप इस पोइम द रेन का मेन थीम या इसका सेंट्रल आइडिया बताएंगे। आप किसी एक पॉइंट को नहीं लेंगे, आप इसका ओवरऑल देखिए कि आपने इसमें क्या सीखा, क्या पढ़ा, और फिर आप एक से दो सेंटेंसेस में आप सिंपली इसका मेन आइडिया बताइए इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा जी, हाजरा शबीर। बच्चे, पीपल्स वर्ड नहीं होता, ठीक है, आप इसको पीपल ही लिखेंगे। Poet is showing the reality of world and telling his story in deep words. शाहजेब अली, एक्सेलेंट। हमारा जो पोइट है वो दुनिया की रियलिटी भी बता रहा है हमें, और इनवर्डली उसका अपना जो ऑटोबियोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं हमें वो भी मिलते हैं कि किस तरह से उसने खुद भी एक पॉवर्टी की ज़िंदगी जो है वो गुजारी हुई। जी, शानसा नईम। देन, जो वर्ड आपने देन इस्तेमाल किया है इसका मीनिंग है फिर। अगर आप कंपैरिजन के लिए देन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप ए लगाते हैं, THAN, देन। यस, ही इज डिपिक्टिंग द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। द पोइट डिस्क्राइब्स द रियलिटी ऑफ नेचर। पुअर्स, अगेन पुअर्स कोई वर्ड नहीं है, आप इसके लिए पुअर ही लिखेंगे। Central idea is how the rain falls and represent the reality of poor and rich people. Good. Yes, beautiful phenomena of nature and also describe the social differences and injustice prevailing in our society. Good. Bushra Shahid, the poet, represents rich and poor people in society by comparing them with leaves. Excellent. Again, Umme Kulsum. Bache peoples
कोई वर्ड नहीं, आप पीपल लिखेंगे। द पोइट एक्सप्लेन द रियलिटी एंड इट्स ओन थॉट्स। इट्स नॉट। जब आपने पर्सन के लिए उसकी पोजेशन बतानी है तो आप इट्स नहीं लगाएंगे, आप हिज लगाएंगे। पोइट है ना, मेल है तो आप इसके लिए हिज लगाएंगे। टॉप लीव स्टैंड्स फॉर रिच पीपल एंड लोअर लीव स्टैंड्स फॉर पुअर। लोअर पीपल नॉट, लोअर लीव स्टैंड्स फॉर पुअर पीपल। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। रिदा इरफान। द पोइट होप्स टू हैव अ लविंग साइड, लवली साइड आफ्टर द रेन। The poet says that how riches pour to the poor. Muhammad Sarfaraz, in this poem, the poet describes the beauty of nature. Very good. The poet compared the rich and poor people by the rich leaves and lower leaves. ठीक है. All right. Very good students. ये चीज़ आपकी बताती है कि आपकी लेक्चर और पोइम के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुई है, आपको इस चीज़ की समझ आई है। वेरी गुड। अब सेकेंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर हम देखते हैं, हमारे सिनोनिम्स हैं। जी, अगेन आप लेक्चर पे फोकस कीजिए। बहुत ब्यूटीफुली और बहुत जो है वो आप लोगों ने आपकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग बताती है आपके आंसर से। अब आप अगेन अपने लेक्चर पे फोकस कीजिए। हमारे पास इसके बहुत थोड़े सिनोनिम्स हैं क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट पोइम थी। हमारे पास वर्ड है रिच, ठीक है। वैसे तो हम रिच जो है इस्तेमाल करते हैं दो तरह से। एक तो हम किसी चीज़ की ज़्यादा मिक़दार बताने के लिए हम वर्ड रिच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा रिच जो है वो अमीर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जैसा कि आपने अभी आंसर्स में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। बट थिक वी कैन यूज एज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिच, और साथ ही साथ वेल्दी भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास वर्ड है पुअर। पुअर गरीब को भी कहते हैं, किसी चीज़ का कम मिकदार में होना भी, आप वहाँ पे भी पुअर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपने कम मिकदार, थोड़ी मिकदार जाहिर करनी है, ठीक है। आपने किसी की खराब सेहत के बारे में कहना है तब भी आप पुअर हेल्थ का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास वर्ड्स हैं थिन, कमज़ोर, ठीक है, कम, लीन भी दुबले पतले को कमज़ोर को कहते हैं, और स्पेयर भी आप कह सकते हैं एक फालतू, एक ऐसी चीज़ जो यूजलेस हो। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आप एज सिनोनिम ऑफ द वर्ड पुअर आप लिख सकते हैं। देन हमारे पास वर्ड है स्वीट नॉइस। अमूमन ये दोनों वर्ड्स हमें एक साथ नहीं नज़र आते, ठीक है, लेकिन हमारा जो पोइट है वो ऑक्सीमोरोन यूज़ करके वो दो कंट्रास्ट आइडियाज़ को एक साथ मिला रहा है, तो लिहाजा उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सिनोनिम भी देखेंगे क्योंकि हम पोइम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए इनके सिनोनिम्स देख रहे हैं। तो स्वीट नॉइज जो हमारे पास वर्ड है उसके लिए आप सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं म्यूजिकल और स्वीट साउंडिंग। देन हमारे पास वर्ड है बीनीथ। बीनीथ कहते हैं निचले को। अंडरनीथ भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्ट अंडरनीथ भी लोअर को, नीचे को कहते हैं, और सब्जेक्ट भी एक वो आप कह लें कि ऐसा सोसाइटी का ऐसा पार्ट जिस पे दूसरे हाकिम हो, ठीक है, और वो उनके मातहत हो। इन्फीरियर भी कमतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन वर्ड्स को आप जो है
वो एज सिनोनिम ऑफ द वर्ड बीनीथ यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द वर्ड वंड्रस, वंड्रस हैरान कुन, इसके लिए आप वर्ड्स लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी गैर मामूली को कहते हैं ग्रैंड, ह्यूज, और फैंटास्टिक भी अनरियल को कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज जो बहुत हाई क्वालिटी रखती है। देन वर्ड है हमारे पास ब्राइट, रोशन। यू कैन यूज द वर्ड्स गोल्डन, शाइनी एंड लुमिनस। लुमिनस पे कहते हैं ब्राइट को, चमकदार को, एज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्राइट। देन वी हैव लवली, हमारे पास लव से वर्ड है लवली, और इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स हैं अमेजिंग, फैंसीफुल और नाइस। लास्टली कम्स आउट, कम्स आउट बाहर निकलना, इसके लिए आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपीयर, ब्रेक और लीक। तो ये 8 सिनोनिम्स हैं आपके पास, रिच, थिक, वेल्दी, पुअर, थिन, लीन, स्पेयर, स्वीट नॉइस, म्यूजिकल, स्वीट साउंडिंग, beneath, underneath, grand, fantastic, bright, golden, shiny, luminous, lovely, amazing, fanciful, nice. Comes out, appear, break, leak. सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स थे आपके पास सिनोनिम्स। ठीक है, और ये लेक्चर में जो आपने क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट किए और जो सिनोनिम्स आपने पढ़े हैं, ये आपकी जो है पोइम कंप्लीट है। आपने इस पोइम में फिगर्स ऑफ स्पीच, आपने इस पोइम में एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजास और इसका सेंट्रल थीम, मेन आइडिया अबाउट राइटर, और फिर इसके सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।